हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं अपने सेकंड पार्ट पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट और रिवीजन हमने कवर कर ली है और आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है जी। अभी आगे आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत जम के प्रैक्टिस करेंगे किसकी, कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की। हो सकता है बेटा आज की क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है और मैंने आपको बता दिया है क्लास नोट्स, यानी कि आज जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं। कहां पर? उन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल सकता है। कहां पर? हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसको आप स्कैन करके क्यूआर कोड को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो जी, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले तो हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है। पहले तो इसे देखना है कि इन क्वेश्चनों को पढ़ते कैसे हैं। अभी तक तो हमने एडजस्टमेंट डील करी है सिर्फ और समझ लिया फॉर्मेट कैसे होता है, लेकिन अब फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, चलो जी। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है जी, एज एट 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बनानी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मुझे बनानी है। लो बेटा, सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। सर ये क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है इक्विटी और लाइबिलिटी। सर क्या मतलब है? सुनो बेटा, आपने सिंगल ऑनर की बैलेंस शीट देखी हुई है 11th क्लास में? हाँ सर देखी है। एक तरफ लाइबिलिटी होती थी, एक तरफ असेट्स होती थी। असेट्स के अंदर सारी असेट आती थी और लाइबिलिटी के अंदर मैं कहता था बेटा इस लाइबिलिटी साइड के अंदर दोनों लाइबिलिटी, याद है कि नहीं, इंटरनल भी इसी में और एक्सटर्नल भी इसी में। हम लिखते सिर्फ लाइबिलिटीज थे, लेकिन इस लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल भी आता था। कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटीज, और बाकी जो बची हुई लाइबिलिटीज है यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो भी इसी में आती थी। ओके बेटा, हमने पार्टनरशिप की भी बैलेंस शीट देखी है, उसमें भी लाइबिलिटी साइड होती थी, असेट साइड होती थी। असेट साइड के अंदर तो असेट आ गई, लेकिन लाइबिलिटी वाली साइड में फिर से अगेन दो बातें मैं आपको बताता था बेटा, इसमें इंटरनल भी एक्सटर्नल भी है। कैपिटल भी यहीं पे लिखोगे, क्रेडिटर भी यहीं पे लिखोगे, बैंक लोन भी यहीं पे लिखोगे। ओके, चलो जी। सर कंपनी वालों ने क्या अलग कर दिया? कंपनी वालों ने कहा तुम बनाते थे ये बैलेंस शीट इस तरीके से, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। एक तरफ लाइबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज। कंपनी वालों ने कहा नहीं, हम कुछ चेंज करेंगे सिंगल ऑनर और पार्टनरशिप वालों से। कंपनी वालों ने कहा तुम हॉरिजॉन्टल बनाते हो, तो हम पता है क्या बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। इस बैलेंस शीट को ऐसे बस उन्होंने सीधा खड़ा कर दिया, बस जैसे यहां पर थी हॉरिजॉन्टल, लाइबिलिटी साइड यहां पर थी, असेट साइड यहां पर थी। जब मैं इसको वर्टिकल करूंगा तो लाइबिलिटी साइड ऊपर आ गई और असेट साइड नीचे आ गई, बस और कुछ नहीं करा। और इन्होंने कहा सिंगल ऑनर के अंदर और पार्टनरशिप में तो तुम्हें बताना पड़ता था कि इस लाइबिलिटी में दोनों लाइबिलिटी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। कह रहा हम बताएंगे नहीं, हम लिख करके दिखाएंगे। कैसे? ये देखो बेटा, सबसे पहला हेड होता है बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, या बोलो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड, मालिकों का पैसा, या फिर ऑनर को आप एक और नाम से जानते हैं, कॉल्ड शेयर होल्डर। तो आप इसको शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, मालिकों का पैसा। और लाइबिलिटीज का मतलब सारी बची हुई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और आपको पता है लाइबिलिटियां, एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो तरीके की होती हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। क्लियर? पहली बात तो हम बेटा क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे। ध्यान रखना ये क्लास बड़ी होने वाली है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करेंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर। लाइबिलिटीज और इक्विटी, इक्विटी का मतलब उसने कहा ना ना हम सिर्फ लाइबिलिटीज नहीं लिखेंगे, हम क्लियर बताएंगे कि भैया यहां पर मालिकों का पैसा भी है और यहां पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी है। देखो लिखा हुआ है लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ऑनर्स फंड, या फिर इसको एक और नाम से जान सकते हैं मालिकों का पैसा, इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, चाहे वो एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। ठीक है जी। सबसे पहले कह रहा है इक्विटी बताऊंगा, सबसे पहले कह रहा है शेयर होल्डर फंड बताऊंगा, मालिकों के पैसे के बारे में पहले बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, जल्दी बताओ बेटा ये क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल किसकी होती है? मालिकों की। हो सकता है ये इक्विटी हो सकता है प्रेफरेंस हो, दोनों के दोनों मालिक है। चलो जी, दे रखा है सर। देखो बेटा ये कौन सा ईयर है, ये है 19, ये है 18। तो ध्यान दो, छोटे वाला ईयर क्या बताया था, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। ओके बेटा, चलो
ठीक है सर, ये है शेयर कैपिटल। पिछले साल शेयर कैपिटल थी यानी कि मालिकों का पैसा था 6 लाख, अब हो गया 8 लाख। सोचो जरा क्या किया होगा, सोचो जरा क्या किया होगा। 6 लाख की शेयर कैपिटल, मालिकों का पैसा सिर्फ 6 लाख था, अब वो 8 लाख हो गया। क्या कर दिया ऐसा? सर आपने पता है क्या किया होगा? 2 लाख के नए शेयर मार्केट में इशू कर दिए होंगे। और जल्दी से बताओ बेटा, शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? लोगों से पैसा उधार लेना कौन सी एक्टिविटी है? सर शेयर इशू करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। सर ये सिर्फ फाइनेंसिंग में जाएगा? मैंने कहा फाइनेंसिंग में जाके प्लस हो जाएगा। सर और कहीं नहीं जाएगा बेटा, और कहीं की बातें ध्यान रखना। सिर्फ 2 ही चीजों में प्रॉब्लम आती है, इनकम या फिर एक्सपेंस के अंदर। जब कोई इनकम या एक्सपेंस आएगा ना, और वो भी कैश नेचर का आएगा, तब जाके 2 इंपैक्ट पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं पड़ेंगे आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, शेयर इशू करना क्या है? सर एक लाइबिलिटी है, पैसा उधार ले लिया लोगों से, लाइबिलिटी साइड में आता है शेयर कैपिटल। तो जल्दी से बताओ बेटा, अगर ये लाइबिलिटी है तो क्या इसके बारे में मैं सोचूं 2 इंपैक्ट पड़ेंगे कि 1 इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं सोचना भाई। इनकम या एक्सपेंस बस बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी कुछ नहीं करता। यानी कि सर शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? बस आराम से, कोई टेंशन नहीं। सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां पे प्लस हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो उसके बाद जल्दी बताओ बेटा, शेयर कैपिटल तो मालिकों का पैसा ही है, और ये रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है? सर रिजर्व का मतलब होता है सेविंग, यानी कि कुछ जर्नल रिजर्व होगा। और आपने बहुत सारे रिजर्व पढ़ रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, सबका ट्रीटमेंट एक ही है। जर्नल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, आपने पढ़ रखे हैं बेटा। ठीक है जी, चलो। और सर ये सरप्लस का मतलब, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। वो दोनों को यहीं पर लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव टर्म में आएगा, और अगर लॉस होगा तो नेगेटिव टर्म में आएगा। ठीक है जी, चलो जल्दी से बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस पिछले साल 2,20,000 के थे, अब 3,30,000 के हो गए। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। सर ऊपर तो यही कहा था 6 लाख से 8 लाख होगा, पिछले साल 6 लाख के थे, अब 8 लाख के हो गए, मतलब 2 लाख के और इशू करे। मैंने कहा सुनो तो सही बेटा, जब भी किसी आइटम के आगे ऐसा कोई नोट नंबर लिखा हो, ऐसा कोई नोट नंबर लिखा हो, नोट नंबर का रेफरेंस मैंने आपको दे रखा है बेटा। याद है जब हमने डिबेंचर के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था? सारी बातें अब हम बैलेंस शीट में नहीं बताते, बैलेंस शीट को रखते हैं एकदम क्लियर, एकदम सिंपल। एक ही पेज में पूरी बैलेंस शीट कंपनी की खत्म हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस इंडिविजुअल आइटम के अंदर क्या है, तो कंपनी कह रही है इस बैलेंस शीट के पीछे हम अटैच कर देंगे क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, ध्यान रखो। चलो सर, ये जब भी बेटा किसी आइटम के आगे ऐसा कोई नंबर लिखा होगा ना, आप कसम खाओ कि इस आइटम के आगे ये जो अमाउंट लिखा होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो जब भी किसी आइटम के आगे कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर के आगे जो भी अमाउंट लिखा होगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बल्कि इस नंबर के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, उस नंबर पर जाना है मुझे। और वो नंबर का मतलब क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। जाओ फटाफट से नोट्स टू अकाउंट्स पे, ये देखो बैलेंस शीट के नीचे ही आपको नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे होंगे, रियल लाइफ में बैलेंस शीट के पीछे और यहां पर क्वेश्चन के नीचे। ठीक है जी, ये रहा बेटा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब जरा देख लो इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या है। सर इसके अंदर ना एक ही चीज है, सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट या लॉस, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों यहीं पे आते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, सर रिजर्व तो दे नहीं रखा है यहाँ पे कोई, इसका मतलब होगा ही नहीं कोई रिजर्व। ठीक है जी, चलो। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है बेटा आपको? याद है? कुछ भूली बिसरी बातें याद आ रही है? हम सबसे पहली शुरुआत ऑपरेटिंग की कहां से करते थे? याद आ रहा है? कुछ भूली भूली, कुछ हल्की फुल्की बातें। सबसे पहले हम 70,000 को पकड़ के चलते थे। कैसे निकालते थे 70,000? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो आपको पता चल जाता था इस साल कितना प्रॉफिट बचा है। चलो जी, पिछले साल प्रॉफिट था सिर्फ 2,20,000 का, अब वो हो गया 3,30,000 का। जल्दी बताओ इस साल मैंने कितना प्रॉफिट बचाया? तो इस क्वेश्चन में मेरे 70,000 की भूमिका यहां पर पता है कौन दिखाएगा? 1,00,000 रुपए। यानी कि सर इस साल हमने काम करके कितना पैसा बचाया होगा? 1,00,000 रुपए। याद है ऑपरेटिंग की सबसे पहली चीज ही यही होती थी, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेंज करके मैं ये निकालता हूं इस साल कितना बचा है। मैं पूरा 3,30,000 ले लूंगा क्या? पूरा 3,30,000 इसी साल का है? नहीं सर, 3,30,000 में से 2,20,000 तो पहले से पड़ा हुआ था, अब वो 3,30,000 हुआ। तो जल्दी बताओ इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? कुछ नहीं सर, करंट ईयर यानी कि 3,30,000, उसमें से पिछले साल का 2,20,000 हटा दो, तो ये 1,00,000 नहीं है बेटा, ये 1,10,000 है। तो जल्दी बताओ बेटा
इस साल मैंने कितना प्रॉफिट बचाया होगा काम करके, 1,10,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये आपको पता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, याद है कि नहीं है? हाँ जी, ठीक है सर, चलो आगे। उसके बाद दे रखा है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि सर पहले उसने मालिकों के बारे में बता दिया, अब उसने बताया है लाइबिलिटीज के बारे में। तो ये दो लाइबिलिटीज है बेटा, नॉन करंट और करंट। ठीक है सर, अब जरा पहले वाली चीजें रब करते हैं। चलो जी, लाइबिलिटीज पे आ जाए। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब लंबे समय की लाइबिलिटीज। ठीक है सर, क्या है इस लाइबिलिटीज में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की बोरोइंग ले रखी है। बोरोइंग आपको पता है मेनली या तो बैंक से लेते हैं, बैंक लोन, या फिर डिबेंचर इशू करके जर्नल पब्लिक से पैसा लेते हैं। अब कौन सा पैसा है कौन सा नहीं है देखना पड़ेगा। जल्दी से बताओ फिर से, इसके सामने क्या आ गया? नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 के आगे जो अमाउंट लिखा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? इसके नोट पर जाना पड़ेगा। जाओ फटाफट से नोट में। सर ये रहा नोट, यहां पर लिखा है 10% डिबेंचर्स। क्लियर है? चलो जल्दी से बताओ पिछले साल डिबेंचर कितने के थे? सर 1 लाख के थे। अब कितने के हो गए? सर 1,60,000 के हो गए। कैसे? सर आपने 60,000 के नए डिबेंचर और इशू कर दिए होंगे। क्लियर बात? क्लियर बात। ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई डिबेंचर के इशू या फिर रिडम्पशन की बात। दूसरी चीज है 10%। ध्यान रखना, जब भी किसी डिबेंचर के आगे या किसी लोन के आगे परसेंटेज लिखा होगा ना, तो ध्यान रखना इसे मैं बोलता हूं हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट, इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट पता है किस चीज की? ये जो इंटरेस्ट आपको दे रखा है ना, ये 110% आपने इसकी कैलकुलेशन करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले। क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस नेचर का खर्चा है? चार्ज या एप्रोप्रिएशन? सर चार्ज नेचर का, प्रॉफिट हो चाहे ना हो कंपनी को देना ही देना पड़ेगा। भले ही पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट ना दे रखा हो कि इंटरेस्ट दिया है या नहीं दिया, आपने उसकी ट्रीटमेंट जरूर करनी ही करनी है। क्योंकि आपको पता है चाहे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखी, फिर भी 110% कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना होगा, और उसने किया भी होगा। तो आपको ये एडजस्टमेंट क्या करनी है? हिडन एडजस्टमेंट मारनी है, करनी ही करनी है इसको। क्लियर है? सर मान के चलो कोई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो सिर्फ डिबेंचर का इशू देखो या रिडम्पशन देखो, बस। क्लियर? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 110% होगी ही होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपने आप नहीं करनी, अपने आप नहीं करनी। क्लियर बात है? चलो जी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो खुद ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डेफिनेटली। ठीक है सर, यानी कि सर देखने में तो लग रहा था डिबेंचर पर एक ही एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट किस चीज की? सर 1 लाख के डिबेंचर 1,60,000 के हो गए, मतलब 60,000 के डिबेंचर इशू कर दिए। क्लियर? और जल्दी बताओ डिबेंचर इशू करना क्या है? कोई खर्चा है क्या? कोई इनकम है क्या? नहीं नहीं सर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ इंटरेस्ट सॉरी डिबेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है, तो फाइनेंसिंग के अंदर प्लस हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ खर्चा और कमाई के ऊपर बातें होंगी। ठीक है, चलो। अच्छा, 10% डिबेंचर, क्या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 110% करनी पड़ेगी? हाँ सर करनी पड़ेगी। मान करके चलते हैं रफली ऐसे ही, इंटरेस्ट आया 10,000 रुपए। जल्दी से बताओ क्या ये खर्चा है? हाँ। अब चौकन्ने हो जाओ, फटाफट से 2 मिनट सोचना पड़ेगा। क्या इसकी पेमेंट भी पक्की हुई होगी? हाँ सर हुई होगी, पक्की हुई होगी। तो क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये कैश नेचर में? हाँ सर। इन दोनों को साइड में रखो। जल्दी से बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पे किया है तो फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए। लेकिन जल्दी बताओ क्या ये खर्चा भी है? अगर ये खर्चा है तो 100% मेरे ऊपर प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होगा। मेरा 70 था, यहां पर कितना है? यहां पर था 1,10,000। तो क्या ये 1,10,000 में से माइनस हो रखा होगा? हाँ सर डेफिनेटली हो रखा होगा। सर होना चाहिए था फाइनेंसिंग में से, कर कहां से रखा है? ऑपरेटिंग में से। तो ऑपरेटिंग में ठीक करने के लिए क्या कर दो? प्लस, और फाइनेंसिंग में क्या कर दो? माइनस। लास्ट क्लास में यही सब तो पढ़ा था। ओके चलो सर आगे चलो फटाफट से। उसके बाद है बेटा करंट लाइबिलिटीज, और जल्दी बताओ क्या याद आ रहा है? करंट असेट, करंट लाइबिलिटी पार्ट ऑफ किसके थे? वर्किंग कैपिटल पे। कहां पर ट्रीट होंगे? सर ना तो फाइनेंसिंग में ना इन्वेस्टिंग में। कहां पर? ऑपरेटिंग के। ऑपरेटिंग में भी कौन सी स्लैब में? थर्ड वाली स्लैब के अंदर हम बात करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल की। सही बात है।
क्या है सर? ट्रेड पेबल। बेटा ट्रेड पेबल का मतलब होता है इसके अंदर दो चीजें ना प्लस करके उन्होंने दे रखी होती है। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर और बिल पेबल, दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाता है वर्ड ट्रेड पेबल। अदरवाइज क्रेडिटर अलग है, बिल पेबल अलग है। अगर इन दोनों को मिलाकर के मैं बोलूं कि व्यापार की वजह से लोगों से टोटल कितना पैसा लेना है, तो क्रेडिटर से पैसा भी लेना है और जो बिल पेंडिंग पड़े हैं उनका पैसा भी मैंने लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ट्रेड पेबल को आप नॉर्मल क्रेडिटर बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्रेडिटर भी है, बिल पेबल भी है। ठीक है सर, क्रेडिटर और बिल पेबल की बात मैंने आपको बता दी। कहां पर होगी? ऑपरेटिंग के अंदर, थर्ड स्लैब के अंदर। ओके चलो, लो बेटा असेट साइड खत्म हो चुकी, सॉरी लाइबिलिटी साइड खत्म हो चुकी है। एक बार जरा मैं जस्ट ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले लाइबिलिटीज और इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैंने आपको बताया है सर, जब भी कोई नोट नंबर दे रखा होगा उसके आगे वाले अमाउंट पर नहीं बल्कि नीचे जाके उसका देखना पड़ेगा कौन सा अमाउंट क्या है। जब भी कोई नोट नंबर दे रखा होगा उसका आगे का अमाउंट नहीं, नीचे जाकर के नोट नंबर देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या ट्रेड पेबल के आगे कोई अमाउंट है क्या? नहीं सर। तो इसका फैसला इसी वाले अमाउंट से होगा। इसका मतलब इसमें और कुछ छुपा नहीं हुआ, इसके अंदर सिर्फ ट्रेड पेबल ही है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो यहीं पर फैसला करोगे आप। जल्दी से बताओ, 1,95,000 के क्रेडिटर अब सिर्फ 1,65,000 के रह गए, तो सर जल्दी बताओ करंट लाइबिलिटी कम हो रही है। तो जल्दी बताओ, करंट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर लाइबिलिटी कम हो रही है तो पैसा जा रहा है, तो इसको मैं ऑपरेटिंग की थर्ड स्लैब में माइनस करूंगा। ठीक है जी, चलो अभी तो बेटा क्वेश्चन पढ़ना सीख रहे हैं, सिंपल सी बात। असेट्स पे आ जाओ फटाफट से। टोटल असेट्स के अंदर क्या क्या है सर? एक है नॉन करंट असेट। बेटा एक असेट होती है लॉन्ग टर्म असेट और एक होती है शॉर्ट टर्म असेट, ये रिकरेंट असेट। जल्दी बताओ बेटा, नॉन करंट असेट के अंदर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट। सर इसमें है क्या? इसके अंदर है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, क्या है? इसके आगे दे रखा है बेटा नोट नंबर 3। जैसे ही नोट नंबर 3 देखा तो इस 9,50,000 इस 6,05,000 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, नोट नंबर 3 पे आ जाओ। सर नोट नंबर 3 पे क्या है? मशीनरी है और ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बेटा ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, एक और नाम इसका होता है। जल्दी बताओ बेटा, क्या प्रोविजन हमेशा जिस भी चीज पे बनाया जाता है उसमें से माइनस होकर के ही शो होता है? मैंने कहा जैसे डेटर में से लेस होता था प्रोविजन, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही मशीनरी के ऊपर अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया है तो मशीनरी में से लेस होकर के ही प्रोविजन दिखाई देगा। कहां पर? बैलेंस शीट। तो सर क्या ये मशीनरी में से लेस करना गलत है या सही है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यही तो ट्रीटमेंट है इसकी, प्रोविजन हमेशा असेट में से माइनस ही होता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखो बात, मशीनरी और ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस ही करके शो करते हैं। लेकिन जल्दी बताओ, क्या ये एक ही अकाउंट होता है या ये दो अलग अलग अकाउंट है? प्रेजेंटेशन तो यही है कि माइनस करके बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन आप इसके लिए एक ही अकाउंट बनाते हो सिंगल या दो अकाउंट बनाते हो? ये कौन सा मेथड है, ग्रॉस है या नेट है? सर ग्रॉस में तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था, असेट अकाउंट। सॉरी, नेट में तो एक ही अकाउंट बनता था, असेट अकाउंट। लेकिन ग्रॉस में कितने अकाउंट बनते थे? दो अकाउंट बनते थे बेटा। क्लियर? और सर यहाँ पर दो ही अकाउंट है, एक है मशीनरी, एक है ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या उसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये कौन सा मेथड है? ग्रॉस असेट मेथड है। ये दो अलग अलग अकाउंट है। हाँ, प्रेजेंटेशन दोनों की सेम होती है असेट में से माइनस करके, लेकिन ये होते दोनों अलग अलग अकाउंट है, आपने बनाने देख रखे हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, इसको इसमें से माइनस करके ये जो अमाउंट है ना, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर बात? ये जो नेट करके जो अमाउंट होता है ना, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं होता। मुझे पता है मशीनरी अकाउंट अलग है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है। अलग अलग अकाउंट बना करके ही मेरे को डिसीजन लेना है, फैसला लेना है कहां से कैश आया या कहां पर कैश गया। नेट अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सर इसका मतलब यहां पर मशीनरी अकाउंट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा? मैंने कहा क्या कहा था, क्या कसम खिलाई थी? अकाउंट सिर्फ तभी बनेगा जब कोई एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड दे रखी होगी। सर देखो तो सही एक बारी, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट्स, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है, वो भी डेप्रिसिएशन के ऊपर, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है। जल्दी बताओ बेटा, एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, क्या मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? सर नहीं है। तो सर क्या कोई अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। इन्हीं को देख करके यहीं से फैसला लिया जाएगा। सर कैसे फैसला लिया जाएगा? चलो जी, कैसे फैसला लिया जाएगा? पहली बात तो इसको ध्यान नहीं देना, 7 लाख पहले देखो मशीनरी, क्योंकि ये दोनों अलग अकाउंट है। उसके बाद देखूंगा ऑक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 7 लाख की मशीनरी 10,70,000 की हो गई। कैसे? कैसे?
7 लाख की मशीनरी 10,70,000 की होगी। कैसे? क्योंकि सर हमने 3,70,000 की नई मशीनरी खरीद ली होगी। और मशीनरी खरीदना कोई खर्चा है क्या? कोई इनकम है क्या? नहीं सर, ये तो असेट है। असेट है तो सिर्फ एक ही इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना, घबराने वाली बात नहीं है। कहां पर जाएगा सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक सेकंड, ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 95 का डेप्रीशिएशन 1,20,000 का हो गया। जल्दी से बताओ कैसे? क्योंकि सर इस साल 25,000 रुपए का नया डेप्रीशिएशन लगा दिया होगा। अगर लगा दिया होगा तो वो बुक्स में शो भी हुआ होगा। तो क्या डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा है? हाँ जी खर्चा है। किस नेचर का है सर? नॉन कैश का है। क्लियर बात है? ओके, तो सर जैसे ही मुझे पता चला कि ये नॉन कैश का है, तो इसका मतलब क्या डेप्रीशिएशन कहीं पर भी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाई देना चाहिए क्या? नहीं सर, कहीं पर भी नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉन कैश है। इसकी वजह से ना तो कोई कैश आएगा, ना ही कोई कैश जाएगा। तो इसका मतलब ना तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। लेकिन जल्दी बताओ, खर्चा तो है ना? खर्चा तो है ना? अगर खर्चा तो है ना, तो पक्की बात है मेरे ऊपर प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होगा। मेरे लिए 70 था, यहां पर क्या है? 1,10,000। तो क्या ये मेरे 1,10,000 वाले अमाउंट में से माइनस हो रखा होगा? हाँ सर, हो रखा होगा। ये तो गलत है सर, ये तो कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। ये तो कहीं पर भी प्लस या कहीं पर भी माइनस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर 1,10,000 में से माइनस है ना, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर? गलती से आपने माइनस कर दिया, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो सिर्फ डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर बात है? ओके सर, दो इंपैक्ट क्यों नहीं आए? क्योंकि नॉन कैश है ना बेटा, एक ही इंपैक्ट आएगा। आप समझ चुके हैं मेरे हिसाब से, ठीक है? चलो ठीक है सर। सर उसके बाद क्या है? उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय की इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। सर कोई नोट नहीं दे रखा तो यहीं से फैसला लो। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 1,35,000 की हो गई। इन्वेस्टमेंट मतलब ये भी हमारी एसेट है। जल्दी से बताओ बेटा, अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो भी तो मेरी एसेट ही है। जल्दी बताओ बेटा, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 1,35,000 की हो गई। कैसे? सर आपने 35,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी होगी। तो इन्वेस्टमेंट करना इनफ्लो या आउटफ्लो है? सर इनफ्लो है, यानी कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने कर ली होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है तो कौन सी एक्टिविटी है सर? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के अंदर ये माइनस हो जाएगा। क्लियर बात है? ओके चलो ठीक है सर, ये भी हो गया। सर उसके बाद दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। याद है लास्ट क्लास के अंदर अभी मैंने आपको समझाया था कि बेटा करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है सीसीई का। तो ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है कभी आपको अलग से दे रखा हो, लेकिन ध्यान रखना वो किसका पार्ट है? सीसीई का पार्ट है। सीसीई के अंदर तीन चीजें, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। या तो मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा आएगा या फिर लिखा आएगा करंट इन्वेस्टमेंट। तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों बैलेंस के ओपनिंग को ऐड करूंगा तो ओपनिंग सीसी आएगा, तीनों बैलेंस के क्लोजिंग को ऐड करूंगा तो क्लोजिंग सीसी आएगा। ठीक है सर। सर ये तो है मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कि ये सीसी का पार्ट है, ये ओपनिंग सीसी का पार्ट है, ये क्लोजिंग सीसी का पार्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटी का। तो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में ऐड करूंगा। अब देखता हूं कैश या बैंक का बैलेंस कहां दे रखा है। ठीक है सर, आगे चलो फटाफट से। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस में बिल रिसीवेबल। डेटर्स प्लस में बिल रिसीवेबल, यानी कि ये डेटर ही मान के चल लो आप। बिजनेस की वजह से किस किस से पैसा लेना है? डेटर से पैसा लेना है, बिल जो पड़े हुए पेंडिंग उनसे पैसा लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जल्दी से बताओ बेटा, ये है हमारी करंट असेट। तो कहां पर ट्रीट होगी सर? ये स्लैब नंबर 3 में डील होगी। किसके? ऑपरेटिंग में। सर ये करंट इन्वेस्टमेंट को आपने स्लैब नंबर 3 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने कहा इसके लिए अलग जगह बनी हुई है बेटा। इसके लिए ओपनिंग सीसी, क्लोजिंग सीसी एंड में एडजस्ट करने के लिए बना हुआ है। इसीलिए ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की 3rd स्लैब में डील नहीं होगा। इसका मतलब वही करंट असेट और वही करंट लायबिलिटी सीसी के अंदर, सॉरी, वही करंट असेट और वही करंट लायबिलिटी सिर्फ ऑपरेटिंग की 3rd स्लैब में डील होंगी, जो कहीं और ऑलरेडी डील नहीं होंगी। जैसे कि करंट असेट के अंदर, करंट असेट के अंदर एक टर्म जुड़ी हुई है सीसी। सर है तो वो करंट असेट, तो क्या वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डील होगी? नहीं सर, मैंने कहा उसके लिए अलग कॉलम हमने बना रखा है, वहां पर डील होगा। क्लियर बात है? वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, वो इस साल की वजह से तो आया ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस साल की चीजें पहले ढूंढनी है। तो क्या ये इस साल की चीजों की वजह से आया? नहीं सर, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इसीलिए हम इसको लास्ट में डील करेंगे। ध्यान रखना आज की इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज
वर्किंग कैपिटल के अंदर यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की थर्ड स्लैब में तभी डील होंगी जब वो कहीं और डील नहीं हो रही होंगी। क्लियर बात है। अभी हमने एक चीज सीखी यानी कि सीसी हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डील नहीं होगा क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो कहां पर डील होगा, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में, ओपनिंग को प्लस करके क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है सर, जल्दी बताओ ट्रेड रिसीवेबल डेटर ये कहां पर आएंगे सर, ये उसके थर्ड स्लैब में आएंगे, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, जल्दी बताओ बेटा। 2 लाख के डेटर अब सिर्फ 90,000 के रह गए, 2 लाख के डेटर अब सिर्फ 90,000 के रह गए। डेटर असेट कम हो रही है, असेट कम हो रही है, डेटर कम हो रही है, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है सर, असेट कम हो रही है। मेरे पास पहले पड़े थे 50,000 के डेटर, मैंने कहा तुम लोगों से मैंने पैसा लेना है 50,000, अब सिर्फ लेना है 10,000। कैसे हो गया, क्योंकि 40,000 पे उन लोगों ने मुझे दे दिया। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2 लाख के डेटर अब सिर्फ 90,000 के रह गए, इसका मतलब मेरे पास इनफ्लो ऑफ कैश हो गया होगा 1,10,000 का। तो ये कहां आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की थर्ड स्लैब में। ओके, अच्छा सर फिर से सीसी दे रखा है, ये क्या चक्कर है, ऊपर भी सीसी था यहां भी सीसी है, इसका मतलब सर ये तो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला, और इस सीसी के अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, पहला कैश बीसी में है, बैंक बीसी में, फर्स्ट ऑप्शन ये, और मार्केटेबल सिक्योरिटी आपको अलग से दे रखी है। तो आप एक काम करो, इन दोनों के ओपनिंग बैलेंस को प्लस करोगे क्योंकि दोनों ही सीसी ही है, तो आपके पास ओपनिंग सीसी आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करोगे तो क्लोजिंग सीसी आ जाएगा। और सर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बोलो सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, यहां पर कैश भी है, यहां पर बैंक भी है, और यहां पर सम ऑफ दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, बाकी ये रही, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप क्या करो सर, सीसी सारे का ओपनिंग बैलेंस प्लस करो, ये भी सीसी का पार्ट है, ये भी सीसी का पार्ट है, तो इन दोनों के बैलेंस को प्लस करो, ये ओपनिंग आ जाएगा, दोनों के बैलेंस को प्लस करो, ये क्लोजिंग आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि सीसी की एडजस्टमेंट हम सिर्फ कहां करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग के अंदर। ओके, क्या हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात, एडजस्टमेंट नहीं पड़ी उसको छोड़ो। एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ ये दे रखा है कि जो नए डिबेंचर इशू करे हैं 60,000 के, वो कब इशू करें, और आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखते हैं। क्या हमने पढ़ लिया बेटा पूरा क्वेश्चन, कुछ बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं सारी आ गई, क्या अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो बेटा, हमने बेसिक सारी नॉलेज ले ली है, और बेसिक सारी नॉलेज लेने में हमें लग गए हैं 17-18 मिनट लग गए, या उससे ज्यादा ही लग गए, नहीं बेटा ज्यादा ही लग गए। चलो ठीक है बेटा, जल्दी से बताएं बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक की बात ओके है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने 45 मिनट्स का टाइमर लगाया था, और मेरे हिसाब से आधे घंटे अराउंड, नहीं आधे घंटे अराउंड हमारा वो लग चुका है इसको समझने में। चलो जी, देख रहे हो आधा घंटा मैंने अप्रोक्स लगाया सिर्फ क्वेश्चन को समझाने में कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, करने में कुछ नहीं लगना। मेरे पास 45 मिनट्स की मैंने सोचा था क्लास रिकॉर्ड करूंगा, मेरे पास सिर्फ 17 मिनट अराउंड बचे हैं, तो 17 मिनट के अंदर मेरे को आपका क्वेश्चन खत्म करना है। चलो जी ठीक है सर, जल्दी से बताएं सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बेटा इसके लिए कुछ मैंने स्टेप आपके लिए लिखे हैं। हाउ टू अटेम्प्ट कैश फ्लो कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें कैश फ्लो के। ठीक है सर, सबसे पहले तो भैया फॉर्मेट आपको पता ही है, फॉर्मेट आपने बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा स्पेस लेता है, उसके बाद स्पेस कंज्यूम कम कम होता है कहां पर, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। तो देखो बेटा मैंने कितना ज्यादा स्पेस छोड़ रखा है, किसके लिए, ऑपरेटिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा, और फाइनेंसिंग के लिए तो फिर पूरी जगह नीचे की बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं, और वर्किंग नोट भी हमें बनाना पड़ता है। तो देखना बेटा स्पेस मेंटेन करना है अच्छी तरीके से। चलो जी ठीक है सर, अब जल्दी बताओ स्टेप क्या क्या है। सबसे पहला है चेक दी क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन को मैंने चेक कर लिया, देख लिया, एक चेक दी क्वेश्चन मतलब एक बार नजर मार लो क्वेश्चन पे। हाँ सर नजर मार ली, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन आ रखा है, एक ही एडजस्टमेंट है, ठीक है, नजर मार ली। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एंड मार्क ऑन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बेटा कभी कभार ना बच्चों की गलती हो जाती है, वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर वो भूल जाते हैं, तो बेटा जहां ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए तो फटाफट से लिख लेना ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। कभी कभार बच्चा जो है गलती कर देता है, वो ध्यान नहीं देता ईयर के ऊपर, और वो करंट वाले को प्रीवियस और प्रीवियस वाले को करंट समझ लेता है। ओके बेटा चलो, तो सर ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, चलें आगे। सर सेकंड स्टेप क्या है, कह रहा है कवर ऑल द एडजस्टमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहा है जितनी भी एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है उन्हें कर लो। सर मेरे को तो एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है, मैंने कहा कर लूंगा। इन वर्किंग नोट ओनली, सिर्फ वर्किंग नोट में करनी है, मतलब ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिखाना। दैट इज प्रिपेयर असेट अकाउंट, असेट अकाउंट के बारे में बोला है बना लेना,
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के बारे में बोला हो बना लेना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेना, प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड जो भी आपको एडजस्टमेंट बोली हो वो कर लेना। उसके बाद लिखा है अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर दोज आइटम्स ऑन विच एनी एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, लाइक असेट अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि मैंने आपको दो ही चीजों के अकाउंट बनाना सिखाए हैं, सिर्फ असेट का और प्रोविजन फॉर टैक्स का, और कोई अकाउंट बनना नहीं है। प्रपोज डिविडेंड का कोई अकाउंट नहीं, इंटरिम डिविडेंड का कोई अकाउंट नहीं है, कैलकुलेशन के लिए कोई अकाउंट बनाना नहीं पड़ता इंटरेस्ट की। ओके, तो सर सेकंड स्टेप क्या है? वो कह रहा है भाई साहब एडजस्टमेंट कर लो सारी। मैंने कहा ठीक है जी, सिर्फ वर्किंग नोट में। मैंने कहा क्या एडजस्टमेंट है? कह रहा है जो 10% डिवेंचर है ना, ढूंढो जरा 10% कहां पर है, बैलेंस शीट में तो है नहीं, ये रहे 10% डिवेंचर। कह रहा है 60,000 के जो इशू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2018 को हुए हैं। 1 अप्रैल 2018 मतलब साल का पहला दिन। जल्दी से बताओ आपके पास साल के शुरू में कितने के डिवेंचर थे? 1 लाख के। साल के एंड में कितने के हैं? 1,60,000 के। सर ये 60,000 के डिवेंचर कब इशू करे? कह रहा है पिछले साल 1 लाख के थे ना, ये नए जो 60,000 हैं वो साल के पहले दिन पर ही इशू कर दिए। तो सर साल के शुरू में ऑलरेडी कितने के डिवेंचर, पिछले साल कितने के डिवेंचर पड़े थे? 1 लाख के। इस साल आपने कितने के नए और इशू कर दिए? 60,000 के। तो जल्दी बताओ साल के पहले दिन पर अब आपके पास कितने डिवेंचर हो गए होंगे? सर 1,60,000। और साल के एंड में भी कितने हैं? 1,60,000। इसका मतलब पूरे साल आपके पास कितने रुपए के डिवेंचर रहे? 1,60,000 के। इसका मतलब आपके पास लोगों का कितना पैसा रहा पूरे साल उधार के रूप में? 1,60,000। तो पूरे 1,60,000 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ओके बेटा, ये एडजस्टमेंट हमने कर रखी है। सर पेपर में ये क्वेश्चन आया है कब? सीबीएसई 2020, भले ही कंपार्टमेंट में आया कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला हमारा काम था सर वर्किंग नोट बना के कर लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सर फटाफट से बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे निकलेगा? सर 1,60,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, पूरे साल का निकलेगा बेटा। यानी कि सर 16,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इस साल पे किया गया होगा। ओके बेटा, साल के शुरू में 1 लाख के डिवेंचर थे, मतलब पिछले साल 1 लाख के डिवेंचर थे वो दे रखा है, और इस साल के एंड में कितने डिवेंचर हैं? 1,60,000 के। साल के शुरू में 1 लाख और साल के एंड में 1,60,000। सर कितने डिवेंचर इशू किए इस साल? 60,000 के। और क्वेश्चन ने बता भी रखा है कब इशू करे? साल के पहले दिन। तो 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल जो बैलेंस बचा था डिवेंचर्स का कितना था? 1 लाख। इस साल कितने और इशू कर दिए साल के पहले दिन पर? 60,000। तो पिछले साल का 1 लाख, इस साल के पहले दिन पर ही 60,000 और इशू कर दिए। तो साल के शुरू में कितने के डिवेंचर हो गए होंगे? 1,60,000 के। और साल के एंड में भी कितने? 1,60,000 के। इसका मतलब पूरे साल हमारे पास लोगों का कितना पैसा रहा? जितना पैसा रहा उसी के ऊपर आपको क्या पे करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये हमारा आ चुका है अमाउंट 16,000 रुपए का? हाँ सर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो सर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा भैया, जैसे जैसे मैंने नोट लिखे वैसे करना। सबसे पहला आपका काम क्या था कि आपको जो है लिख लेना है, मार्क लगा लेना है कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा, लगा लिया। सेकंड, सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी थी वर्किंग नोट में, कर ली। अकाउंट सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए प्रिपेयर होगा जिसकी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे कि असेट और प्रोविजन फॉर टैक्स, वरना किसी का नहीं। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई दी 4 ब्रदर्स। 4 ब्रदर पता है ना लिखवाए थे, जर्नल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर दिखाई दिए आपको? सर कहीं पर नहीं दिखाई दिए। चलो जी फिर भी देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई दी 4 ब्रदर्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और रिजर्व आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। कह रहा है पहले क्वेश्चन रीड करो और देखो जरा क्या 4 में से कोई भाई है। मेरे हिसाब से तो 4 में से कोई भी भाई क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ना जनरल रिजर्व है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना इंटरिम डिविडेंड है, और ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स है। इफ एनी अगर कोई है तो, और ध्यान रखना बेटा, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड ऑलवेज गिवन इन दी एडजस्टमेंट। तो अगर आपको प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड ढूंढना है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिखाई देगा एडजस्टमेंट्स के अंदर, ऊपर नहीं दिखाई देगा कभी। ऊपर आपको सिर्फ 2 चीजें दिखाई दे सकती हैं, जर्नल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड नीचे दिखाई देगा। सर एडजस्टमेंट में तो ना तो कोई प्रपोज डिविडेंड है ना ही कोई इंटरिम डिविडेंड है, इसका मतलब वो क्वेश्चन में है ही नहीं। और सर मैंने पूरा क्वेश्चन छान मारा, कहीं पर जर्नल रिजर्व नहीं लिखा हुआ, कहीं पर कोई रिजर्व नहीं लिखा हुआ। बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, लेकिन इसके अंदर देखो रिजर्व कोई है क्या? नहीं है। तो कोई रिजर्व नहीं है और कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई 4 भाई नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर ढूंढ लिया, कोई 4 भाई नहीं, 4 भाई कोई भी नहीं है। अच्छा स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ।
प्रिपेयर कंप्लीट स्लैब फर्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर कंसिडरिंग 4 ब्रदर्स इफ एनी विदाउट एंटर द अमाउंट। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या था सर? आप पहले तो मार्क करो करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा। कभी कभार गलती हो जाती है बच्चों से, वो ध्यान नहीं देते। सेकंड, सारी की सारी एडजस्टमेंट कवर कर लो सिर्फ वर्किंग नोट के अंदर, यानी कि अकाउंट वगैरह बनाना है, जो भी करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है, कर लो, ऊपर कुछ नहीं दिखाना। स्टेप नंबर थर्ड था आपके पास बेटा, 4 भाइयों को ढूंढो फटाफट से क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई है तो उन पे मार्क करो फटाफट से, सर कोई है क्या, नहीं है। फोर्थ, फटाफट से स्लैब फर्स्ट कंप्लीट कर लो ऑपरेटिंग की, बिना किसी अमाउंट को एंटर करे। सर फटाफट से मैं स्लैब फर्स्ट कंप्लीट कर लेता हूं। जल्दी से बताओ शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है सर चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहीं से शुरुआत होती है, पता है ना बेटा। और इसको मैं निकालता हूं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, यहां तक की बात ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, इसके नीचे 4 भाई आते थे, जर्नल इज अ प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या कोई दे रखा है? सर कुछ नहीं दे रखा। तो यही अमाउंट आपका पता है क्या बन जाएगा? यही अमाउंट आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही अमाउंट आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर कोई 4 भाइयों में से दे रखा होता तो चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 4 भाइयों को प्लस करता तो आता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब दे ही नहीं रखा तो क्या प्लस करूं भाई? इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कैसे आ जाएगा? चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। ओके बेटा, चलो इसके बाद बेटा मैं आपको एक चीज लिखवाता था, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। याद है ना, इसके अंदर मैं लिखवाता था, यानी कि ये हो गई हमारी सेकंड स्लैब की शुरुआत। यहां तक थी हमारी स्लैब नंबर फर्स्ट। अब मैंने सेकंड स्लैब की शुरुआत के लिए लिख दिया है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, यानी कि जो सेकंड मेन पॉइंट था, यानी कि बाकी तो सारे नॉर्मल पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? करंट ईयर प्रीवियस लिखो। सेकंड क्या है? एडजस्टमेंट सारी कवर कर लो। और उसके बाद 4 भाइयों को ढूंढो और उसके बाद स्लैब फर्स्ट कंप्लीट कर लो, अगर कोई भाई है तो उनके साथ। हो गए हमारे 4 स्टेप पूरे। कितने सिंपल सिंपल है। अच्छा स्टेप नंबर 5, स्टार्ट दी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट टिल एंड। अब मैंने क्या बोला? फर्स्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट से शुरू हो जाओ और पूरी की पूरी बैलेंस शीट को कवर करो। ठीक है जी, चलो। और आगे कुछ एक्सक्लूडिंग भी लिखा है, एक्सेप्ट मतलब कुछ चीजों को छोड़ करके। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से चलो यार बस, ठीक है ना, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। चलो जी फटाफट से सर अब हम चल रहे हैं, जल्दी से देखें क्या है। सबसे पहला आइटम क्या है? सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। जल्दी से बताओ बेटा, शेयर अमाउंट वाला तो यही है। 6 लाख की शेयर कैपिटल 8 लाख की हो गई। क्या किया आपने? क्या किया आपने? 6 लाख के शेयर बढ़ के 8 लाख के हो गए। कैसे सर? लोगों को और शेयर इशू कर दिए, मतलब 2 लाख रुपए लोगों से और आ गया। इसका मतलब सर पैसा आया है किसकी वजह से? इशू ऑफ शेयर कैपिटल की वजह से। जल्दी बताओ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है। मैंने क्या कहा था बेटा? फिर से कई बच्चों को हो सकता है कोई बच्चा दिमाग के अंदर सोचने लग जाए, सर 2 इंपैक्ट नहीं आएंगे। अरे क्यों आएंगे भाई? क्या ये कोई इनकम या एक्सपेंस है? सर कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो लाइबिलिटी है। तो ध्यान रखें, इनकम और एक्सपेंस में आकर के मैं बात खुद करूंगा आपसे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ बेटा, कितने पैसे आ गए? 2 लाख रुपए। सर पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि पैसा आया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने कहा था इस अमाउंट को मत देखना, नीचे नोट में चलो फटाफट से। क्या है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर? सर सरप्लस दे रखा है, मतलब प्रॉफिट दे रखा है, पॉजिटिव है। देखो जरा, 2,20,000 का प्रॉफिट 3,30,000 का हो गया। जल्दी से बताओ बेटा, कितने का प्रॉफिट मैंने इस साल कमाया? 1,10,000 का। और जल्दी बताओ, ये चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पर लिखता था? जल्दी बताओ, स्लैब फर्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही तो शुरुआती पॉइंट था मेरा। मेरे क्वेश्चनों में इसी को तो मैं 70 कहता था, यहां पर 1,10,000 है। तो सर करंट ईयर कितना है? 3,30,000 माइनस कर दो 2,20,000। तो इस साल मैंने कितना प्रॉफिट बचाया? 1,10,000। मैं तो इसी पे भरोसा कर रहा था। और बताओ बेटा जी, क्या यही टोटल इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि सर कोई 4 भाई तो है ही नहीं। ओके बेटा, यहां तक की बात ठीक है। चलो आगे चलो फटाफट से। सर उसके बाद आपने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2। इसको छोड़ो, आ जाओ फटाफट से। नोट नंबर 2 में है डिबेंचर्स। तो मैंने क्या कहा था बेटा? डिबेंचर्स है तो सही,
एक एडजस्टमेंट तो डिबेंचर की होगी होगी और एक ये है हिडन एडजस्टमेंट यानी कि 10% की, तो इससे जरूर करना है। पहले डिबेंचर की देख लो, 1 लाख के डिबेंचर 1,60,000 के हो गए। पहले सिर्फ डिबेंचर की बात करो फिर इंटरेस्ट की करेंगे। 1 लाख के डिबेंचर 1,60,000 के हो गए यानी कि और लोन ले लिया लोगों से। लोन लेना कोई इनकम और एक्सपेंस तो नहीं है ना? हाँ, दिमाग क्लियर रखना। नहीं सर, तो जल्दी बताओ बेटा, डिबेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए? 60,000 इनफ्लो आएगा क्योंकि पैसा आया है। ओके सर, अब बात करो इसके इंटरेस्ट की। क्या आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रखी है? बेटा मैंने आपसे पहले ही करवा ली थी, ये रही। 16,000 रुपए का इंटरेस्ट इस साल पे किया गया। जल्दी बताओ, क्या इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है पे करना? हाँ सर। क्या कैश में? हाँ सर। जल्दी बताओ, अब ये 2 बातें जान ली आपने। अब बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो कहां से माइनस होना चाहिए? सर फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए। आपको लगता नहीं ये मेरे कहीं और से भी माइनस हो रखा होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर खर्चा है तो ऊपर मेरे प्रॉफिट में से तो डेफिनेटली माइनस हुआ होगा। इसका मतलब सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है, फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी कहां से माइनस हो रखा होगा? मेरे ऑपरेटिंग में से। तो ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा? प्लस। क्या मैंने फर्स्ट स्लैब कंप्लीट कर ली? 4 भाई देख लिए सर, कोई भी नहीं है वो बात अलग है, कर ली फर्स्ट स्लैब कंप्लीट। थर्ड स्लैब आपको पता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होगी। इसके अलावा जो भी चीजें बचेंगी ऑपरेटिंग के अंदर वो कौन सी स्लैब में आएंगी? सेकंड स्लैब में आएंगी। क्लियर? जल्दी से बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ट्रीटमेंट कर रहा हूं, यहां पर कर दूंगा प्लस। क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है जी, कितने का? 16,000 का। यहां पर कर दूंगा प्लस और कहां से माइनस कर दूंगा? माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब आप चाहे माइनस लगाओ चाहे ब्रैकेट लगाओ, दोनों ऑप्शन आपके पास है, और मेरे हिसाब से ब्रैकेट डालना ज्यादा अच्छा है, जिससे कि कोई गलती नहीं होती है, जिससे कि हमें पता हो जाता है कि हाँ भाई ये माइनस है। ओके बेटा, क्लियर है? चलूं आगे? हाँ सर चलो आगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आपने कर लिया। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। जल्दी बताओ बेटा, ट्रेड पेबल कहां पर आएंगे? ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है सर, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की थर्ड स्लैब में आएंगे। मैंने कहा बेटा आएंगे तो सही, लेकिन मुझे ना अभी जगह नहीं पता कि पता नहीं ये सेकंड स्लैब कहां तक जाएगी, ये सेकंड स्लैब कहां तक जाएगी। मैं पहले ही कहीं थर्ड स्लैब बना दूं, कहीं जगह की दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट टिल एंड, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ देना क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से कह रहा हूं छोड़ दो, सिर्फ स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से कह रहा हूं छोड़ दो। क्या छोड़ दो? करंट असेट को छोड़ दो, क्योंकि ये भी थर्ड स्लैब में आएगी, पता नहीं सेकंड स्लैब कितनी बड़ी बनेगी, और करंट लाइबिलिटी भी थर्ड स्लैब में ही आएगी। इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल सी बात मैंने आपको बता दी है। और एक चीज और छोड़नी है, वो है टैक्स पेड। हालांकि इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है ही नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चनों के लिए मैंने एक ही ये फॉर्मेट आपके लिए बना दी कि सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्लियर बात है? तो बताओ बेटा जी, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और बीच में अगर करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट असेट आ गया, तो क्या करूंगा? उसे सर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। सेकंड स्लैब एक बार मुझे पता चल जाए कितना स्पेस लेगी, उसके बाद में थर्ड स्लैब आराम से बना लूंगा। थर्ड स्लैब में मुझे पता है दो ही चीजें आनी है, वर्किंग कैपिटल है तो करंट असेट आनी, करंट लाइबिलिटी आनी, सिंपल सी बात है। तो मैंने अभी इसको जो है स्किप कर दिया, बाद में करूंगा। ठीक है सर, आगे चलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर नोट नंबर 3 इसको छोड़ो और आ जाओ फटाफट से नोट नंबर 3 पे। क्या है? मशीनरी है। क्या मुझे कोई अकाउंट बनाना है इनका? नहीं सर, कोई अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दे रखी। चलो, अब इसी को पहली बात तो सर, क्या मशीनरी में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस ही होता है? मैंने कहा तभी तो ये माइनस के निशान लगा रखे, माइनस 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 ही होता है, घबराने वाली बात नहीं है। ध्यान रखना ये दोनों अकाउंट अलग अलग है, तो इनका जो प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आया है, माइनस करके जो भी अमाउंट आया है, उस सिंगल अमाउंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोनों अमाउंटों को अलग अलग मेरे को ट्रीट करना है। मशीनरी अकाउंट को अलग करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अलग करना है। जल्दी से बताओ बेटा, अब पहला डिसीजन लो किसके ऊपर? मशीनरी के ऊपर। 7 लाख की मशीनरी 10,70,000 की हो गई। क्या किया सर? और मशीनरी खरीदी, कितने की? 3,70,000 की। जरा जल्दी से बताओ, मशीनरी खरीदना कोई इनकम या एक्सपेंस है? नहीं सर, ये तो असेट है। तो दिमाग के अंदर मत लेके आना कि दो इंपैक्ट पड़ेंगे। जल्दी से बताओ, मशीनरी खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सिंपल सी बात है। आ जाओ फटाफट से। परचेज ऑफ मशीनरी कितने की? 3,70,000 और वो भी नेगेटिव। ओके बेटा, चल सकता हूं आगे? हाँ सर चलो आगे।
ठीक है सर। उसके बाद है ऑक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। पिछले साल डेप्रीशिएशन इकट्ठा था 95,000 का, अब वो इकट्ठा हो गया 1,20,000 का। सर कैसे, प्रोविजन बढ़ कैसे गया? इसका मतलब इस साल और आपने 25,000 रुपए का डेप्रीशिएशन इकट्ठा कर लिया होगा। सही बात है कि नहीं? इस साल आपने 25,000 का और डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया होगा। और जल्दी बताओ, डेप्रीशिएशन किताबों में आया होगा? हाँ सर आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आया होगा? जल्दी से बताओ, क्या डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है? हाँ सर एक्सपेंस है। अच्छा, कैश का है या नॉन कैश? सर नॉन कैश है। मैंने कहा था प्रॉब्लम सिर्फ खर्चे और इनकम के अंदर। ठीक है जी, जल्दी बताओ बेटा, खर्चे और इनकम, जल्दी बताओ, क्या ये खर्चा है डेप्रीशिएशन? हाँ सर खर्चा है। क्या इसकी वजह से कोई कैश गया? नहीं सर कोई कैश नहीं गया, तो ये तो नॉन कैश है। तो जल्दी बताओ, अगर ये जैसे ही मैंने बोला नॉन कैश है, तो क्या ये कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है? सर ये तो कोई भी एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सर ये खर्चा तो है ना, खर्चा है तो मेरे कहां से माइनस हो रखा होगा? मेरे 70 में से, या बोलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,10,000 में से। तो जल्दी बताओ, ये डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस हो रखा होगा कि नहीं हो रखा होगा? हाँ सर हो रखा होगा। बस मुझे बता दो, ठीक करने के लिए कितने इंपैक्ट आएंगे, एक या दो? सर नॉन कैश है ना, तो एक इंपैक्ट आएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग के अंदर इसे क्या कर दो, प्लस कर दो। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, खत्म। तो सर प्लस कर दो यहां पे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, कितना? 25,000 रुपए को प्लस कर दो। ओके बेटा, बात यहां तक की बात ओके। चलूं आगे? हाँ सर चलो आगे। चलो जी, उसके बाद है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लंबे समय की कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कोई नोट नहीं है, तो यहीं पे डिसीजन लो। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 1,35,000 की होगी। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 1,35,000 होगी। कैसे? सर और खरीद ली होगी। तो सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की? 1,00,000 की 1,35,000 की हो गई, तो 35,000 की और खरीद ली तो माइनस। ओके बेटा, बिल्कुल सिंपल। चलो, उसके बाद आ गया बेटा करंट असेट। सर करंट असेट मैंने आपको कहा था अभी डील नहीं करनी, मैंने कहा देख तो लो एक बारी। सर ये वाली तो डील होगी कहां पर? करंट इन्वेस्टमेंट कहां पर डील होगी? सर ये तो सीसी में जाएगी। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सीसी में जाएगा। सर ये ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, डेटर किसकी वजह से बनते हैं? काम करने की वजह से। यानी कि ये डेटर कहां पर डील होंगे? वर्किंग कैपिटल के अंदर डील होंगे। मैंने आपको कहा भी था करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में सिर्फ वही चीजें डील वर्किंग कैपिटल में होंगी जो काम करने की वजह से होंगी। इसका मतलब अगर उनमें से कुछ चीजें कहीं और डील हो रही हैं तो उनको दोबारा से यहां पर डील नहीं करना। क्लियर बात है? तो ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट और सीसी कहां जाएंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में यूज होंगे, क्योंकि वो इस साल की वजह से कुछ नहीं हुआ उनके अंदर। मैं पहले क्या देखता हूं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में इस साल काम करके कितना पैसा आया। सर ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, ये एंड में डील होंगे, ध्यान रखना। चलो जी, जल्दी बताओ, क्या आप ट्रेड रिसीवेबल डेटर को अभी डील कर सकते हो क्या? सर नहीं सर, डेटर तो ऑपरेटिंग की वजह से, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या मैं इसको अभी डील करूं? नहीं सर अभी डील नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता सेकंड स्लैब कितनी बनेगी, तो अभी छोड़ो। तो सर मैंने एक चीज और छोड़ दी, यानी कि एक करंट एसेट छोड़ दी, एक करंट लायबिलिटी छोड़ दी। मैं आपको नोट्स में दिखा भी देता हूं, पढ़े फटाफट से। स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट टिल एंड एक्सेप्ट करंट एसेट। करंट एसेट को छोड़ देना, करंट लाइबिलिटी को छोड़ देना, बस उन चीजों को छोड़ देना जो कहीं और डील हो रही है। अब जरा अंदर पढ़ लो, विच आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के पार्ट है, सिर्फ उन्हीं को छोड़ना है। यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट को आपने किसका पार्ट बनाना है? सीसी का। वर्किंग कैपिटल में डील नहीं करना। सीसी अगर दे रखा हो तो कहां जाएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा। यहां पर वर्किंग कैपिटल चेंज में डील नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग करंट इन्वेस्टमेंट एंड सीसी, एंड सीसीई अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इन दोनों को छोड़ देना, क्योंकि ये कहीं और डील हो रहे हैं। एक ही चीज दो दो जगह पर थोड़ा डील होगी। ठीक है सर, समझ गए। करंट लाइबिलिटी, सर करंट लाइबिलिटी को भी छोड़ देना, सिर्फ उसी वाली को जो वर्किंग कैपिटल में डील होगी। अगर करंट लाइबिलिटी कहीं और डील हो रही है, उसके लिए कोई और जगह बना रखी है, तो वो वहां पर डील होगी, यहां पर दो दो बार डील नहीं होगी। जैसे कि विच आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको कहां पर दे रखा होगा पता है? ये करंट लाइबिलिटी में दे रखा होगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर होता है प्रोविजन फॉर टैक्स की। इस साल जो टैक्स का अनुमान लगा है, उसे आने वाले 2-3 महीने में मैंने गवर्नमेंट को पे कर देना, यानी कि अगले साल पे कर देना है। इस कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये दिख तो रहा होगा करंट लाइबिलिटी के अंदर, लेकिन इसको करंट लाइबिलिटी वाले वर्किंग कैपिटल वाले स्लैब में डील नहीं करना, क्योंकि इसकी और कहीं जगह बनी हुई है। पता ना और कहीं कहां जगह बनी हुई है? स्लैब नंबर फर्स्ट में जगह हमने इसको बना रखा है। ठीक बात है?
पता है क्यों बना रखा है? ताकि मेरे को पता चल सके टोटल पैसा टैक्स देने से पहले कितना आया है। ठीक है जी, मैंने आपको समझा रखा है ये चीज। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। ये भी हमें करंट लाइबिलिटी के स्लैब में ही दे रखा होगा, लेकिन जल्दी बताओ बेटा, करंट लाइबिलिटी क्या वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा? नहीं सर, करंट लाइबिलिटी की सिर्फ वही चीजें वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेंगी जो कहीं और ट्रांसफर नहीं हो रही। जल्दी से बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लेना, भले ही ये करंट लाइबिलिटी है, लेकिन ये ट्रीट कहां पर होगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील नहीं होगा, क्योंकि लोन रिलेटेड एक्टिविटी चाहे कोई भी हो, वो सारी की सारी कहां डील होंगी? फाइनेंसिंग में। ओके, चलो। अच्छा, फिर आपको हो सकता है दे रखा हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन दे रखा हो आपको कि भाई हमने छोटे समय का कोई लोन लिया है। दे तो करंट लाइबिलिटी में ही रखा होगा, लेकिन मैं इसको वर्किंग कैपिटल में डील नहीं करूंगा, बल्कि कहां डील करूंगा? फाइनेंसिंग के। क्लियर बात है? और एक और चीज है टैक्स पेड, हालांकि वो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है सर, क्या हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया? हाँ सर, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, पूरा पढ़ लिया, जो चीजें छोड़ने वाली थी वो छोड़ दी, और हमने सारे के सारे नोट्स जो अकाउंट्स भी कर लिए, और सारा का सारा हमने एडजस्टमेंट भी कर ली। दो चीजें छूटी हुई हैं, वो हम देखेंगे भाई कब करनी है। चलो जी, क्या एक तरीके से हमने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली? हाँ सर, पढ़ ली। चलो जी, स्टेप नंबर 6, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग 3 आइटम्स शोन अबव। कह रहा है जो 3 आइटम आपने ऊपर छोड़े हैं उनको छोड़ करके बाकी पूरी बैलेंस शीट होगी। मैंने कहा हो गई। वी गेट, हमें पता है क्या मिलेगा? फुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ बेटा, वर्किंग, मैंने छोड़ा क्या है? मैंने छोड़ा है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ये कहां आते हैं? ये तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, तो इसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, जैसे ही आपने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली 3 आइटम को छोड़ करके, हालांकि एक के बारे में मैंने नहीं बताया, वो अभी जब क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उसके अंदर बताऊंगा। जल्दी से बताओ, हमने करंट एसेट छोड़ दी जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट था, करंट लायबिलिटी छोड़ दी जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट था, ये दोनों कहां पर ट्रीट होंगे? सर ये तो ऑपरेटिंग में डील होंगे। इसका मतलब क्या हमने कोई ऐसी चीज छोड़ी जो कि फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग वाली? नहीं सर, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो पूरा हो गया। तो ध्यान रखना, पूरी बैलेंस शीट हमने पढ़ ली है, 3 चीजों को हम छोड़ देते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और टैक्स पेड। सर जैसे ही पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली इन 3 चीजों को छोड़ करके, तो हमें फुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाती है। इसका मतलब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकाल सकते हो। निकालूं? तो हम इसे लिखेंगे कैश यूज्ड। अगर पैसा आता तो लिखता कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर पैसा गया है तो लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर कितना गया है? 3,70,000 गया और 35,000 गया, तो टोटल 4,05,000 का हुआ है आउटफ्लो। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे। ठीक है सर। और सर सुनो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पूरी हो गई, करंट एसेट छोड़ी है, करंट लायबिलिटी छोड़ी है, सिर्फ वही जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बाकी सारी कर ली है। ठीक है जी। और टैक्स पेड, टैक्स पेड आपको पता है कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग में डील होगी। ठीक है ना? तो सर इसका मतलब हमें इन्वेस्टिंग पूरी मिल चुकी है, फाइनेंसिंग पूरी मिल चुकी है। फटाफट से इसका टोटल करें, और ये पॉजिटिव में आएगा, तो मैं इसे लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके बेटा, जल्दी से बताओ कितना पैसा आया? 2 लाख प्लस 60,000 प्लस माइनस में 16,000, क्योंकि टैक्स पे इंटरेस्ट पे किया है, 2,44,000 आपके पास आया। यहां से आपके पास 4,05,000 गया। ठीक है सर। जल्दी से बताओ बेटा, फुल इन्वेस्टिंग हो गई, फुल फाइनेंसिंग हो गई, और थर्ड में लिखा है टिल सेकंड स्लैब ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट। ध्यान दो, मैंने छोड़ा क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी और टैक्स पेड। ये आएगा तो ऑपरेटिंग में, लेकिन थर्ड स्लैब से रिलेटेड है। क्लियर है? इसका मतलब सेकंड स्लैब तक सब कुछ पूरा हो चुका है। करेक्ट, टिल सेकंड स्लैब ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट। टिल सेकंड स्लैब तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि सर जैसे ही सेकंड स्लैब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, सेकंड स्लैब भी कंप्लीट हो गया, जरा फटाफट से निकालो। फर्स्ट स्लैब का टोटल है 1,10,000, उसके बाद आपने प्लस करना है 16,000, प्लस करना है 25,000। लो बेटा, सेकंड स्लैब आपके पास आ गई, और आपको पता है इस सेकंड स्लैब के बाद आप लिखते हो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंज यहां पर अब आएंगे जो मैंने छोड़ रखे हैं। लो बेटा, नोट के अंदर देखें, कह रहा है टिल सेकंड स्लैब ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा आ गया। स्टेप नंबर 2,
कंप्लीट द क्वेश्चन आफ्टर कंसीडरिंग 3 आइटम एक्सक्लूडिंग बिफोर। कह रहे जो 3 आइटम आपने छोड़े थे उसे कंसीडर करो और अपना आंसर निकालो। मैंने कहा ठीक है। चलो जी जल्दी से बताओ मैंने कौन कौन से आइटम छोड़े थे। सर एक आइटम छोड़ा था मैंने ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है? क्रेडिटर है। सर कोई नोट नहीं लिखा तो यहीं पर डील होगा। 1,95,000 के क्रेडिटर सिर्फ 1,65,000 के रह गए, तो मैंने 30,000 के क्रेडिटर की बेटा पेमेंट कर दी है। तो जल्दी बताओ बेटा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, पैसा आया कि गया? सर गया पैसा, पैसा गया। तो सर गया तो माइनस कर देंगे कितना? 30,000। 30,000 माइनस। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं। चलो सर और क्या छोड़ा था? सर एक ट्रेड रिसीवेबल भी छोड़ा था। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। सर 2 लाख के डेटर अब सिर्फ 90,000 के रह गए हैं। इसका मतलब 1,10,000 के डेटर से आपको पैसा मिल चुका है। मिल चुका है तो क्या करेंगे? प्लस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। सर असेट कम हो रही है तो पैसा आ गया ना, कितना? 1,10,000। ओके बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो सर जरा इसका कैलकुलेशन करो और ये आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने टोटल कैश कितना कमाया काम करके पता चल गया। लो बेटा 1,51,000 में माइनस करो 30,000 प्लस में करो 1,10,000। तो बताओ बेटा आपने काम करके इस साल कितना पैसा कमाया? 2,31,000। बेटा ये पैसा मैं घर लेके जा रहा था, क्या मुझे ये पूरा पैसा काम करके लोग घर लेके जाने देंगे? क्या कोई मेरे को ये पूरा पैसा घर लेके जाने देगा? कमाया तो है मैंने ये पैसा, मैंने बता भी दिया कि भैया देखो मैंने इस साल काम करके इतना पैसा कमाया, लेकिन भैया काम करने की वजह से ही गवर्नमेंट ने मुझे बीच में रोक लिया। गवर्नमेंट ने कहा हमारा हिस्सा कहाँ है? मैंने कहा तुम्हारा हिस्सा किस चीज का? गवर्नमेंट ने कहा टैक्स के पैसे। मैंने कहा हाँ यार गलती होगी भाई साहब, दिखाता हूँ भाई अभी। तो बताओ बेटा 2,31,000 तो कमा लिए थे, लेकिन घर कभी भी 2,31,000 नहीं लेके जा पाऊंगा। यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पेड को माइनस करना पड़ेगा। यहां से मुझे टैक्स पेड को माइनस करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट होगा। हालांकि मुझे क्वेश्चन के अंदर टैक्स इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी टैक्स की, इसीलिए मैं कोई अमाउंट नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेटा। देख रहे हो 3 आइटम एक्सक्लूड करने ही पड़ते हैं। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी जो कि पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, और टैक्स पेड। क्लियर है? तीनों चीजें यहां पे डील होगी बस। अब निकाल लो अपना अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो बेटा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ चुका है कितना? 2,31,000। खत्म खत्म खत्म। पता चल गया? 3 स्टेप, 3 आइटम पता चल गए? हाँ सर पता चल गए। इसीलिए कह रहा हूं इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी मेहनत कर सकते हो कर दो। चलो लो बेटा आप जल्दी से बताओ स्लैब नंबर फर्स्ट का फाइनल आइटम कौन सा है? ये स्लैब नंबर सेकंड का ये, और स्लैब नंबर थर्ड का ये। अब फटाफट से निकालो। डी पॉइंट नेट इंक्रीज आएगा डिक्रीज आएगा? सर नेट आपके पास इंक्रीज आएगा। नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो। जल्दी बताओ नेट इंक्रीज आपके पास कैश फ्लो में कितना आया है? नेट इंक्रीज आपके पास कैश फ्लो में कितना आया है? सर कैसे निकालूं? सर बिल्कुल सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी। सर एक आइटम कितना था? एक आइटम था 2,31,000। प्लस करो बी को। सर बी तो नेगेटिव में है तो माइनस कर दो 4,05,000। प्लस करो सी को, जो पॉजिटिव में है उसे प्लस करो, जो नेगेटिव है उसे माइनस करो। तो 2,31,000, 2,44,000 माइनस में 4,05,000। तो नेट आपके पास इस साल जो कमाई हुई है, इस साल मेहनत करके कितना पैसा कमाया है आपने? 70,000 रुपए बचाए हैं। इस साल मेहनत करके जो भी पैसा आया जो भी पैसा गया 70,000 रुपए आपने कमाए। जल्दी बताओ बेटा क्या आपके पास कुछ पहले से पैसा पड़ा हुआ था? ओपनिंग सीसी पड़ा हुआ था आपके पास? कुछ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास कुछ पड़ा हुआ था? हाँ सर पड़ा हुआ था। क्या क्या था बताओ जल्दी से। हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? जल्दी से बताओ, एक है या दो है? सर दो है। एक ये रहा
और एक ये रहा, दोनों सीसी है बेटा। करंट इन्वेस्टमेंट को हमने पार्ट क्या मानना है, वर्किंग, उसका क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का। इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जो नीचे मेरे को दोबारा से दे रखा है, इसके अंदर सिर्फ कैश और बैंक होगा। क्लियर बात है? तो जल्दी से बताओ ओपनिंग सीसी कैसे निकालूं सर? 40,000 और 1,70,000 को प्लस करके, 40,000 प्लस 1,70,000 को प्लस करके आप निकाल लो अपना ओपनिंग बैलेंस। कितना आ गया सर? ओपनिंग बैलेंस आ गया 2,10,000। तो जल्दी बताओ इस साल मैंने कमाया कितना? 70, पहले से पड़ा हुआ था 2,10,000। क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस टैली करेगा 2,80,000 से? क्या मेरा 2,80,000 टैली करेगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस से? आप आंसर भी टैली कर सकते हैं सर। ये आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैसे? सर आपने तो आंसर निकाल लिया 2,80,000, एक बार चेक भी तो कर लो क्या क्लोजिंग सीसी यही आ रहा है। और जल्दी बताओ क्लोजिंग सीसी यहां पर कितनी चीजों को ऐड करके आएगा? सर क्लोजिंग सीसी यहां पर आएगा दो चीजों को ऐड करके, क्योंकि दो कैश फ्लो स्टेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मेरे पास। 80,000 प्लस 2,00,000। क्या 80,000 और 2,00,000 को अगर मैं जोड़ूं, 2,00,000 और 80,000 को मैं जोड़ूं, तो क्या मेरा आंसर टैली कर रहा है? क्या मेरा आंसर टैली कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, 2,80,000। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो बेटा जी बहुत टाइम लग गया हमें इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे को सारी बातें बताना जरूरी थी, क्वेश्चन समझाना जरूरी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।